Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to teach you the third part of carbocation. In this lecture we will study about stability of carbocation in every aspects. If you haven't seen the previous videos on carbocation part 1 and part 2, then please, it's my humble request to all of you, please just go to I button and check them out the older videos, because without watching this video you cannot understand the concept of stability. Okay, so without wasting time, let's get started. तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, इसके सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. इससे पहले वीडियोस मैंने क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में बताया था, डांसिंग रेजोनेंस के बारे में बताया था. यहाँ भी मैं डिस्कस करूंगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं. तो आज आपका कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगा. ठीक है, सभी एस्पेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो लेंदी होगी, तो इत्मीनान से देखिए. तो देखिएगा, स्टेबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है. मतलब स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है, आपको ध्यान रखना है. पहला कंडीशन, जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है उसमें प्लेनरिटी होनी ज़रूरी है. अगर कोई ऐसा कार्बोकेटाइन जिसमें प्लेनरिटी नहीं है, तो वो या प्लेनरिटी एज्यूम नहीं कर सकता है, तो आप सीधे एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा. तो पहली कंडीशन है, द कार्बोकेटाइन मस्ट हैव प्लेनरिटी. ठीक है, तो प्लेनरिटी, एज कार्बोकेटाइन एज्यूम अ प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक है, ओनली दोज, एक्चुअली आपने देखा है कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर बनती है ज्योमेट्री, तो प्लेनर ही माना जाता है. ठीक है, ओनली दोज कंपाउंड विच कैन एडॉप्ट प्लेनरिटी विल फॉर्म कार्बोकेटाइन. ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो प्लेनरिटी एडॉप्ट कर सकते हैं वही कार्बोकेटाइन बनाते हैं मोस्टली केस में, मोस्टली. ठीक है, 100% नहीं कह रही हूँ. बट दोज कंपाउंड विच डू नॉट परमिट अटेनमेंट ऑफ प्लेनरिटी, प्लेनर ज्योमेट्री, दे कैन नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन. कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, ब्रिज कंपाउंड, जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है. तो वो क्या होता है, वहां पर अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में, ठीक है, वो कन्वर्ट होना चाहता है कार्बोकेटाइन में sp2 में, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्रुप को आसानी से रिलीज नहीं करेगा, लिविंग ग्रुप को. रीजन वही है क्योंकि ग्रुप रिलीज करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो पहले से ही कंपाउंड ही अनस्टेबल था, उसके ऊपर से कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो वो और अनस्टेबल हो गया. तो ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेनर नहीं बन सकते किसी भी कीमत पर, तो वो कार्बोकेटाइन बनाएंगे ही नहीं. ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल दूंगी, देख लीजिए, देखिएगा. तो ये है हमारा, आपको दिख रहा है ट्रिप्टिसिल ब्रोमाइड इसे कहते हैं, 3 बेंजीन रिंग दिख रही है. इसके अलावा ये आपको दिख रहा है बाईसाइक्लिक, आपको दिख रहा है. तो ट्रिप्टिसिल ब्रोमाइड इसे हम कहते हैं. लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में जब हम आयोनाइजेशन कराना चाहते हैं, ये सेंटर को ध्यान से देखिए. ठीक है, ये सेंटर में 1 2 3 रिंग्स इसमें जुड़ी हुई है. हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है ये वाली. ठीक है, ब्रिज, यहाँ पर ब्रिज कहेंगे. तो ब्रोमाइड या क्लोराइड जो है वो तो अच्छे लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब ये क्या हो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे. रीजन, ब्रेक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्रेक होने के बाद यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा. एक तो खुद से होता है, इसके अलावा ये बेंजीन रिंग का स्ट्रेन, ये जो साइक्लिक रिंग आपको दिखा है टिल्टेड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगी, तो अनस्टेबल चीज कभी भी नहीं बनती है. ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं. आपने सुना होगा SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन जो है यहाँ पर नहीं होती. इसका कारण ये है, SN1 से कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन कभी भी अनस्टेबल, कभी भी नॉन प्लेनर नहीं होता. कार्बोकेटाइन की कंडीशन, कार्बोकेटाइन तभी बनता है जब वो प्लेनर होता है, तो ध्यान रखना, इसीलिए इसमें SN1 नहीं हो रही है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल है एपोकेम्फिल क्लोराइड है. यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर हाईली स्ट्रेन्ड है, ब्रिज कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन जुड़ा है. ठीक है, लिविंग ग्रुप, लेकिन बाहर नहीं निकलता क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्ट्रेन्ड होता है, हाईली अनस्टेबल होता है. ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें स्ट्रेन है. ठीक है, रिंग स्ट्रेन है, अदरवाइज सेकेंड है कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव, इसलिए SN1 रिएक्शन शो नहीं करता. तो ये क्वेश्चन आता है कि ये SN1 शो नहीं करते, तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ हाईली स्ट्रेन्ड रिंग
ठीक है। और जो कार्बोकेटायन बन रहे हैं वो कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, बनने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा। और ठीक है, तो हमें कुछ भी करके SN1 रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना होता है और कार्बोकेटायन प्लेनर बनना जरूरी है। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन प्लेनर नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम वहीं डिस्कस करें इसकी ट्राइफिनाइल मिथाइल, ठीक है, कैटायन, ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन की, तो यहाँ जो है ये वाला जो कार्बोकेटायन है sp2 तो है ही, प्लेनर होता है। प्लेनर कैसे होता है, ये जो 3 रिंग होती हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, फैन देखा है, उसकी 3 ब्लेड्स होते हैं, प्रोपेलर बोलते हैं इसको। तो ये प्रोपेलर शेप ले लेता है, मतलब 3 के 3 ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये एकदम एक प्लेन में है, ठीक है, एक सीध में है, एक प्लेन में है, प्लेनरिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। तो ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन जो है ये बनेगा, स्टेबल होता है, क्योंकि ये प्लेनर कंडीशन में होता है। ठीक, बट ये जो मैंने आपको बताया था कि रिंग में स्ट्रेन होने की वजह से ब्रिज कंपाउंड क्या है, कार्बोकेटायन नहीं बनाते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। ये आपको दिख रहा है एडमेंटिल कैटायन, ठीक है, स्ट्रेन है रिंग में, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, ये बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। इसके अलावा ये आपको दिखाई दे रही है हाईली स्ट्रेन रिंग, आपको दिखाई दे रही है, ये भी बताते हैं। 1-2 एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। द ग्रुप बॉन्डेड विद कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिन ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप कैसे हैं यही बताएंगे कि ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा या नहीं। तो पहली कंडीशन है प्लेनरिटी होना जरूरी, दूसरी कंडीशन है जो ग्रुप जुड़े हैं अगर वो स्टेबल है तो बनने वाला कार्बोकेटायन भी स्टेबल होगा। तो हम अलग अलग ग्रुप्स में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे एल्किल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है, एलाइल ग्रुप है, एरोमेटिक है, सबको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस करें स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटायन, ये 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स में। पहला तो है कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है पॉजिटिव चार्ज का, और दूसरा फैक्टर होता है कि क्या पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को चेक करके हम स्टेबिलिटी बताएंगे। तो बहुत बार मैं ये बता चुकी हूँ बट फिर भी दोबारा बता रही हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आपने मैग्नीट्यूड देखना है पॉजिटिव चार्ज का तो इसके लिए हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा अगर पॉजिटिव ग्रुप लगा है, प्लस आई ग्रुप लगा है, तो मैंने बताया था प्लस आई ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब क्या करेंगे, कार्बोकेटायन सेंटर क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव है तो वो क्या है, पुअर है ना। अब उसमें हमने ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप अगर कार्बोकेटायन में लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बोकेटायन को। तो कार्बन पॉजिटिव को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बोकेटायन जो पहले क्या था, पुअर था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पुअर है, तो उसको कोई देने वाला आ गया, डोनेट करने वाला आ गया, तो कार्बोकेटायन भी क्या बन जाएगा, रिच। और हमारी कंडीशन ही है कार्बोकेटायन पे पुअर है, पुअर को हमने रिच बनाना है, तो प्लस आई देने वाले ग्रुप, डोनेट करने वाले ग्रुप उसे रिच बनाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कम कैसे कर सकते हैं हम, धन आवेश उसकी गरीबी को कम कैसे कर सकते हैं, प्लस आई ग्रुप जोड़ के, डोनेट करने वाले ग्रुप जोड़ के। तो हम ये भी कह सकते हैं जितने ज्यादा डोनेट करने वाले ग्रुप आएंगे उसका उतना जल्दी वो रिच बनेगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल बनेगा। तो हम कह सकते हैं मोर द नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, देख लीजिए, मिथाइल कार्बोकेटायन, यहाँ पर कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, यह है इथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। इसमें एक इस कार्बन पॉजिटिव वाली स्पीस में डायरेक्टली अटैच एक कार्बन वाला ग्रुप है तो 1 प्लस आई ग्रुप, इस कार्बन पॉजिटिव पे डायरेक्टली अटैच 2 प्लस आई ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप, और इस कार्बोकेटायन पे 3 डायरेक्टली अटैच कार्बन ग्रुप जुड़े हैं, 3 प्लस आई ग्रुप, और हमको पता है कि तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे कम किसके ऊपर रहेगा, यहाँ पर कोई देने वाला नहीं है तो ये पुअर, ठीक है, इसको एक देने वाला आया, थोड़ा रिच हो गया, इसको 2 लोग दे रहे हैं, इस पॉजिटिव को 2 लोग दे रहे हैं, ये थोड़ा और रिच हो गया, और इसको 3-3 लोग दे रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे तो ये सबसे ज्यादा रिच, और जो सबसे ज्यादा रिच वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो हम कहीं यहाँ पर इसकी कमी कम रहेगी, मतलब मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव चार्ज की मात्रा यहाँ पर कम, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप उसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके जो गरीबी है उसको दूर कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। बट इसमें भी आपको एक कंडीशन दिखेगी, अगर इफ ऑल आर इन सेम स्ट्रक्चरल क्लास
देन मोर द नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोकेटायन मोर द स्टेबिलिटी। ये सेम क्लास क्या कह रहा है, ये तो है 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन अगर सारे के सारे मान लीजिए एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं आपको दिए हैं वो 3 डिग्री हैं, सभी के सभी कार्बोकेटायन 3 डिग्री हैं, सभी के सभी 2 डिग्री हैं, ठीक है, सभी के सभी 1 डिग्री हैं, तो फिर कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे, तो आप देखोगे मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर द स्टेबिलिटी। ये फैक्टर तब काम करेगा जब ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन को देखिए, पॉजिटिव को डायरेक्टली अटैच 3 ग्रुप हैं, इस पॉजिटिव में भी डायरेक्टली अटैच 3 ग्रुप हैं, इसमें भी डायरेक्टली अटैच 3 ग्रुप हैं, तो ये 3 के 3 एग्जांपल हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन के। तो कंडीशन तो सेम होगी, अब तीनों की स्टेबिलिटी सेम तो हो नहीं सकती। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पर कार्बन ज्यादा है, और कार्बन जितने ज्यादा होंगे, ध्यान रखिएगा मैं क्लोरीन नहीं बोल रही हूँ, अदर एटम नहीं बोल रही हूँ, कार्बन का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिच ये होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। और इसकी गरीबी जल्दी दूर होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है सबसे कम यहाँ होगा, तो सबसे ज्यादा ये रिच है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा कम रिच, और ये इनकी तुलना में सबसे कम रिच, ठीक है। तो ये लीस्ट स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे माइनस आई ग्रुप भी तो कुछ इफेक्ट करता होगा, आपको ध्यान रखना है कार्बोकेटायन कार्बन पॉजिटिव चार्ज पुअर है, ठीक है। अब हमें उसको स्टेबल बनाने के लिए उसको रिच बनाना होता है ना। अब मैंने माइनस आई ग्रुप जोड़ दिया, एक कोई गरीब था उसके साथ माइनस आई ग्रुप जोड़ दिया, मतलब माइनस आई ग्रुप जो उससे मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो पहले से ही पुअर था, उसके ऊपर से ऐसा ग्रुप आ रहा है जो उससे और पुअर बना रहे हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट करेगा तो कार्बोकेटायन और पुअर हो जाएगा, मोर पुअर, और गरीब हो गया पहले की तुलना में, तो और गरीब हो गया, और पुअर हो गया, मोर पुअर हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो भी स्टेबल वो पहले था वो और कम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उससे और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज उसका बढ़ रहा है, उसकी गरीबी, उसकी जो वो पुअर है और बढ़ रहा है, मोर पुअर होता जा रहा है, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। जनरल एस्पेक्ट अपने में समझ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाने के लिए उसको रिच बनाना है, लेकिन यहाँ पर पुअर बनाने वाला ग्रुप आ रहे हैं, तो और पुअर हो रहे हैं, तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 पॉजिटिव और CH2 पॉजिटिव और NO2, यहाँ पर एक ग्रुप लगा है प्लस आई ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिच बनेगा, तो स्टेबल है। यहाँ पर कार्बोकेटायन में एक ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, इसको और पुअर बना रहा है, तो ये पुअर हो गया, ये रिच हो गया, तो जो रिच है वो ज्यादा स्टेबल, जो पुअर वो कम स्टेबल या अनस्टेबल, ठीक है। फिर यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, जितने ज्यादा लोग मांगने वाले आएंगे उतना गरीब होगा, और जितना गरीब होगा उतना अनस्टेबल, स्टेबिलिटी और कम होती जाएगी, तो मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप लेसर द स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर CH2 पॉजिटिव पुअर था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मांगने वाला ग्रुप आया माइनस आई ग्रुप, यहाँ पर 2 लोग आगे मांगने वाले, यहाँ पर 3 लोग आगे मांगने वाले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पुअर कौन होगा इनमें से, सबसे ज्यादा पुअर कौन है, ये मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, पॉजिटिव मतलब गरीबी, सबसे ज्यादा पुअर ये है, तो सबसे अनस्टेबल। इसकी तुलना में यहाँ पर केवल 2 ग्रुप है, इसकी तुलना में यहाँ कम लोग हैं मांगने वाले, तो इसकी तुलना में थोड़ा सा रिच होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा, और यहाँ पर केवल एक ग्रुप आ रहा है मांगने वाला, तो इन सब की तुलना में सबसे ज्यादा रिच होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो हमारा पहला फैक्टर था मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसको इफेक्ट करता है प्लस आई ग्रुप, ठीक है, मतलब प्लस आई या माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा को कम या ज्यादा करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन, दूसरा फैक्टर है एल्किल, जो एल्किल कार्बोकेटायन है उनके लिए 2 चीज रिस्पॉन्सिबल थी, बताया था ना, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डिलोकलाइजेशन। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो एल्किल कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन दिखाई देगा और चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ, देखिए हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो वहां पर आता है अल्फा कार्बन, और डिलोकलाइज होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो डिलोकलाइजेशन ऑफ सी अल्फा हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये जो C और H के इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज होते हैं, और वो डिलोकलाइज किसके साथ होते हैं, जो कार्बोकेटायन का जो खाली ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, उसके साथ डिलोकलाइज होते हैं, सो दे डिलोकलाइज द पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, ये CH सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पॉजिटिव कार्बन को, तो इसकी वजह से क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाता है और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हम कह सकते हैं क्या, मोर द डिलोकलाइजेशन मोर द स्टेबिलिटी। अब डिलोकलाइजेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है, तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा डिलोकलाइजेशन, और डिलोकलाइजेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द हाइपर कंजुगेशन, मोर द डिलोकलाइजेशन, एंड मोर द डिलोकलाइजेशन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इजी है। तो इसे हम प्रॉपर एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, देखिएगा। तो ये लिया है मैंने मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है, ये ब्यूटाइल में है, ठीक है, नियो ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब हम बात करते हैं इसमें, इस कार्बन में डायरेक्टली अटैच कोई कार्बन है नहीं, तो पहले डायरेक्टली अटैच कार्बन मतलब अल्फा कार्बन होना जरूरी है, तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका कोई भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये एक ही स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसमें कार्बन पॉजिटिव पे डायरेक्टली अटैच एक कार्बन है, ये है अल्फा कार्बन। इस अल्फा में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन में जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, एक तो ये स्ट्रक्चर होगा, इसके अलावा 3 हाइड्रोजन जब घूमेंगे तो 3 वो होंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 होंगे। इसको डिफरेंस मैंने समझाया था हाइपर कंजुगेशन वाले में। इसके बाद इसमें डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन है, 1 2, तो इन कार्बन में 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो 6 अल्फा एच, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी 6 है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को मिला के 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ अल्फा 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 3, तो हाइड्रोजन 3 3 3, 9 अल्फा एच, स्ट्रक्चर भी बनेंगे 9, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको मिला के हो जाएंगे 10। नेक्स्ट है, इफ एडजेसेंट एटम टू द कार्बोकेटाइन कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज बाई कार्बोकेटाइन। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहती हूँ, उसके मैंने काफी न्यूमेरिकल देखे CSIR नेट गेट में भी, और इसके अलावा IIT JAM ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। उन्होंने क्या किया है, 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें एक में उन्होंने नियरेस्ट में जो कार्बोकेटाइन सेंटर है उसके एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाला ग्रुप जो लगाया है वो ऐसा ग्रुप लगाया है जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पॉजिटिव सेंटर को, तो पॉजिटिव सेंटर को स्टेबलाइज करता है। अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल भी मिल रहा है, जैसे कि देखिएगा, अगर फ्लोरीन जुड़ा है कार्बोकेटाइन के नजदीक, तो ये भी स्टेबलाइज करता है लेकिन कम करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं जाने देता। OH, ये अगर ग्रुप जुड़ा है लोन पेयर वाला है तो डोनेट करता है, स्टेबलाइज करेगा फ्लोरीन से ज्यादा। RO जैसे मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप, ये और ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। NH2 ये और स्टेबलाइज करता है। NR 1 डिग्री एमीन, ये और स्टेबलाइज करता है, ये है 2 डिग्री या 3 डिग्री जो भी रहेगा, ये ग्रुप के अकॉर्डिंग पता चलेगा, सॉरी 3 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री एमीन ग्रुप, ये भी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये आसानी से देगा, इसकी थोड़ा ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देगा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को इतनी जल्दी नहीं जाने देगा। माना कि लोन पेयर है, लेकिन ये दूसरा इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन भी खींचते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। अब नाइट्रोजन की बात करें, जितने ज्यादा प्लस आर ग्रुप के, ये आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, तो प्लस आई ग्रुप ज्यादा है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस रहेगी, अधिकता रहेगी, जितने ज्यादा एक्सेस होगी इजीली वो डोनेट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। चलिए ये तो ठीक हो गया, तो इनका सीक्वेंस याद रखिए। अब आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। CH3 पॉजिटिव, कोई ग्रुप नहीं है, ना लोन पेयर वाला जुड़ा है, ना प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, ना हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, कोई ग्रुप नहीं, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। CH2 पॉजिटिव पे OH जुड़ा है, OH ग्रुप लोन पेयर वाला है। CH2 पे OR जुड़ा है, O के साथ यहाँ जुड़ा है R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। NH2 ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये आसानी से दे देगा। ये सीक्वेंस देखिए स्टेबिलिटी का, तो यहाँ पर भी लोन पेयर, और इस ग्रुप में भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर 2 R जुड़े हैं नाइट्रोजन के साथ, तो ये इसको और रिच बनाएंगे तो ये आसानी से दे देगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो हमने डिस्कस करे थे ये तो एग्जांपल्स थे हमारे किसके,
एल्किल कार्बोकेटायन के, जो कि बीएससी या 12th क्लास के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हायर स्टडीज़ के लिए है, बीएससी के लिए भी चलेगा ये, ठीक है, आईआईटी जेएम या सीएसआईआर नेट एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक बेंजील कार्बोकेटायन, ठीक है। तो सबसे पहले एलाइलिक कार्बोकेटायन की हम स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। एलाइलिक कंडीशन आपको पता होगी, सी डबल बॉन्ड सी है, सिंगल बॉन्ड सी, इस पे कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी के बगल वाली कार्बन, ठीक है, ये हमारी कार्बन होती है एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बोकेटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं 3 टर्म्स के साथ, 3 कंडीशन के साथ, ठीक है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो, दूसरा हाइपर कंजुगेशन, तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब तीनों एलाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं रेजोनेंस को, ठीक है। रेजोनेंस में पहले जीओसी वाली वीडियोस में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इनकेस आपने नहीं देखी तो प्लीज जीओसी वाली प्लेलिस्ट में आई बटन पे डाल रही हूँ, प्लीज उसे जरूर देखें, उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बोकेटायन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा आपको, एक साथ बहुत सी चीजें पढ़ रही हैं, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बोकेटायन ये होता है, सी डबल बॉन्ड सी के बगल वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये एलाइलिक कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो एलाइलिक यही देखिए, सी डबल बॉन्ड सी के बगल वाली कार्बन पे ग्रुप मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया एलाइलिक कार्बोकेटायन। अब इसका रेजोनेंस करके देखते हैं, ये प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब इस कार्बोकेटायन में अगर देखें तो डायरेक्टली अटैच एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन भी कहलाएगा, ठीक है। आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी ध्यान रखना है। तो रेजोनेंस करते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके यहाँ जाएंगे डिलोकलाइज होके, तो ये पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो इस कार्बन के तो बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, इसके भी पूरे हैं, लेकिन इस कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इसकी डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी प्लस माइनस वाली, तो आप उसको जरूर देखें जीओसी वाली वीडियोज में। तो ये तो प्राइमरी हो गया। अब देखते हैं सेकेंडरी में क्या होते हैं। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। तो सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकेटायन मतलब एक ऐसा एलाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक है ना, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन ग्रुप हो। तो एक डायरेक्टली अटैच कार्बन ग्रुप ये है, एक डायरेक्टली अटैच कार्बन ग्रुप ये है, तो हो गया ना। यहां तक अगर देखें तो ये एलाइलिक है, सी डबल बॉन्ड सी के बगल वाली कार्बन पे पॉजिटिव है, एलाइलिक कार्बोकेटायन है। इसके अलावा जिस कार्बोकेटायन की बात करें उसमें डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन ग्रुप लगे हैं, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन भी है, ठीक है, सेकेंडरी भी है। तो रेजोनेंस करते हैं, इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इस कार्बन पे बचेंगे 1 2 3, एक बॉन्ड की कमी होगी मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें सेकेंडरी एलाइलिक की, यहाँ पर देखिएगा एक तो रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान से देखिए, एक तो रेजोनेंस हो रहा है, इसके अलावा रेजोनेंस होने के अलावा यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है, इसको स्टेबिलिटी ऐसे मिल रही है, इसके अलावा ये CH3 ग्रुप प्लस आई का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, तो ये 2 तरीके से स्टेबल होगा, एक तो प्लस आई इफेक्ट के कारण, एक दूसरा किसके कारण, रेजोनेंस के कारण डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा एक चीज और है जो मैंने आपको बताना छोड़ दिया, ठीक है, भूल गई मैं, ठीक है। तो एक ये तो हमने रेजोनेंस दिखा दिया, मैं प्रॉपर एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा इसमें हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, कैसे, ये एलाइलिक कार्बोकेटायन है, आप बस कार्बोकेटायन को देखें, इसमें जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये क्या होगी, हमारी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है, ये वाले हाइड्रोजन डिलोकलाइज होंगे, हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर बॉन्ड देगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और हाइपर कंजुगेशन शो करने के कारण ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो एक तो रेजोनेंस हो रहा है इधर से, और ये वाला CH3 इसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी। और तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जिस कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं उसमें जो CH3 जुड़ा है, ये हाइपर कंजुगेशन तो शो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, तो ये CH3 ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, तो ये इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो एलाइल कार्बोकेटायन इसीलिए एल्किल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें देखिए वहां पर केवल प्लस आई ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर 3 इफेक्ट है, रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ,
और ये एलाइल वाले ये प्राइमरी से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि प्राइमरी में केवल रेजोनेंस था और यहाँ रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों है, तो उसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है। तो नेक्स्ट है टर्शियरी एलाइल कार्बोकेटाइन, इसमें भी तीनों चीज मिलती है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिएगा रेजोनेंस कैसे होगा, C डबल बॉन्ड C इसमें जुड़ा है, कार्बोकेटाइन एलाइलिक कंडीशन ये है। इसमें टर्शियरी बनाने हैं, तो टर्शियरी मतलब एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन, तीन डायरेक्टली अटैच कार्बन है, तो टर्शियरी है, ठीक है। अब रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये बताया है मैंने। नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन, इस कार्बोकेटाइन पे जो डायरेक्टली अटैच सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ये अल्फा कार्बन, इसमें 3 अल्फा H यहाँ है और ये भी है अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये 6 अल्फा हाइड्रोजन बनाएंगे 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, या फिर इसको मिला के 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइपर कंजुगेशन भी क्या बनाते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ना। इसके अलावा तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, जिस कार्बोकेटाइन की हम बात कर रहे हैं, जिस कार्बोकेटाइन की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये जो ग्रुप जुड़े हैं जो कि हाइपर कंजुगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना। तो ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, इसके अलावा ये ग्रुप भी माना जाएगा, ठीक है, प्लस आई ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, एक तो रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन ये कर ही रहे हैं, इसके अलावा इनका दूसरा इफेक्ट है प्लस आई ग्रुप, तो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी स्टेबल बन रहे हैं। तो ये तीन टर्शियरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन को भी रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइज करते हैं। अब आप कहोगे सेकेंडरी में भी ये तीनों बन रहे थे और टर्शियरी में भी तीनों बन रहे थे, कोई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है। देखिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है, 2 रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट। यहां पर नेक्स्ट वाली की बात करें, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, यहाँ 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, हाइपर कंजुगेशन है ना। जितने ज्यादा अल्फा H होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इसकी तुलना में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, हो गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लें, यहाँ पर एक ही ग्रुप है जो प्लस आई ग्रुप प्रभाव डाल रहा है, यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं प्लस आई प्रभाव डालने वाले, तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, इजी है। तो एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं, देख लीजिए, ये है प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन ग्रुप, ये टर्शियरी 3 ग्रुप। यहाँ पर केवल रेजोनेंस होगा, बता दिया है पहले ही। यहां पर एक तो होगा रेजोनेंस, 2 रेजोनेटिंग स्टार, हाइपर कंजुगेशन कितने बनेंगे, डायरेक्टली अटैच एक अल्फा है तो 3 अल्फा H है, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, इसके अलावा ये ग्रुप प्लस आई का भी काम कर रहे हैं। यहाँ रेजोनेंस में वही, रेजोनेंस में तो 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसके अलावा हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, एक अल्फा H ये, एक अल्फा ये, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन अल्फा H यहाँ, टोटल 6। और प्लस आई ग्रुप देखें तो एक प्लस आई ये है, एक प्लस आई है, 2 प्लस आई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल करने वाले ग्रुप यहाँ पर हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी कम, सेकेंडरी की और प्राइमरी की सबसे कम स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा होती है। अब कुछ तो ऐसा होगा कि इस एलाइलिक में 3 चीज, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और तीसरा क्या, इसमें एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो था, ये वाला एलाइलिक कार्बोकेटाइन, इसमें तो रेजोनेंस है, ठीक है, रेजोनेंस है एलाइलिक कार्बोकेटाइन, और इसकी तुलना में बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है उसको आप डिस्कस करेंगे। वैसे आप सोच भी रहे होंगे कि एलाइल कार्बोकेटाइन अगर सेकेंडरी टर्शियरी ले ले तो उनमें रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, प्लस आई भी है, तब भी ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, तो रीजन अब बताएंगे। तो जब हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो बेंजाइल होता क्या है देख लीजिए। तो ये होता है बेंजीन, बेंजीन में डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है CH2, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसे कहेंगे क्या, बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो फैक्टर क्या क्या हैं तो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहला है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो आपने पहले भी इसमें भी पढ़ा था, ठीक है, एलाइल वाल में भी, तो वही है, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर है, ये है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये है डाइबेंजाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, और ये है ट्राइफिनाइल, सॉरी ये है डाइफिनाइल
डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इन तीनों की अगर बात करें तो इसमें बनते हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें बनते हैं टोटल, मैंने रेजोनेंस बना के देख लिया। ठीक है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप मेरी जीओसी वाली वीडियो में देखो, वहां मैंने पढ़ाए हैं। और इसमें बनेंगे टोटल कितने बनेंगे, रेजोनेंस करने के बाद 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम तो कम स्टेबिलिटी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। और ध्यान रखना है सबके सब क्या है, प्लेनर है, वो तो कंडीशन एसेंशियल है, मतलब होना ही होना है। तो पहला हम फैक्टर पढ़ चुके हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट फैक्टर जो होता है जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम तो मैग्नीट्यूड कम है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मोर पुअर बनेगा, मोर पुअर से मोर अनस्टेबल, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर कम है तो वो कम पुअर है। ठीक है, तो थोड़ा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज से अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना अनस्टेबल। तो अब ग्रुप है प्लस एम और प्लस आई ग्रुप। प्लस एम को प्लस आर भी लिखा रहता है, यह है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और प्लस आई ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस एम और प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करते हैं किसी कार्बन पॉजिटिव सेंटर को तो वो क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं कार्बन पॉजिटिव को, थोड़ा बहुत रिच हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज जो है जिसके कारण वो अनस्टेबल बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया। क्यों हुआ कम, क्योंकि ये ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो प्लस चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले की तुलना में, पहले पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, अब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो वो पहले की तुलना में अब थोड़ा सा रिच हो गया, मोर रिच कार्बोकेटाइन, और रिच होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मोर स्टेबिलिटी। आपको बस ये समझना है कि पुअर को स्टेबल बना, पुअर को रिच बनाना है और रिच बनते ही वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी हम दोबारा पढ़ेंगे। ये ट्रिक मैंने रेजोनेंस में बताई थी। ठीक है, ये बेंजाइल है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो इस पे पॉजिटिव है, इसके बाद वाली कार्बन पे डेल्टा निगेटिव, फिर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है जो पॉजिटिव सेंटर होता है वो पुअर सेंटर आप मानते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में ये पुअर सेंटर है। जबकि अगर हम मेटा पोजीशन देखें, यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, देखिएगा ये दिख रहा है माइनस चार्ज, तो ये रिच सेंटर है। ठीक है, और ये सेंटर क्या है, पुअर। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये वैसे ओवरऑल रिच ही है, बट इन कंपेरिजन टू ऑर्थो मेटा पोजीशन इज मोर रिच। ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज आने की वजह से इन ऑर्थो और पैरा की तुलना में यहाँ पर नेगेटिव आने की वजह से ज्यादा रिच माना जाएगा। तो होगा क्या, देखिएगा, अगर ये पुअर सेंटर है, इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन में पुअर सेंटर जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है, ये पुअर सेंटर आ रहा है, तो इस पुअर सेंटर पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, जैसे प्लस एम ग्रुप आ जाए, प्लस आई ग्रुप आ जाए, तो ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सेंटर तो रिच ही है। और इस सेंटर पर ऑर्थो और एक पैरा, 2 ऑर्थो और एक पैरा पे जो कि पुअर सेंटर है, वहां पर अगर कोई डोनेट करने वाले ग्रुप आ जाए, प्लस एम या फिर प्लस आई ग्रुप आ जाए, तो कंपाउंड या बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि प्लस एम या फिर प्लस आई ग्रुप ऑन इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर, 2 ऑर्थो एक पैरा, मेक कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल देन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ठीक है, मोर स्टेबल किसकी तुलना में, इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तुलना में। अगर यहाँ पर ग्रुप जुड़े हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये पुअर सेंटर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये इस सेंटर भी क्या हो जाएंगे, रिच। ठीक है, इनकी तुलना में ज्यादा रिच ये हो जाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट डोनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, इसकी पैरा पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, इसकी मेटा पोजीशन पे है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ना,
तो प्लस आई की बात कर रहे हैं तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप है। तो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, पैरा पे प्रेजेंट है और मेटा पे पोजीशन प्रेजेंट है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा मैंने बताया था वो पोजीशन होते हैं जो पुअर होते हैं, ठीक है। पुअर सेंटर है तो इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो स्टेबल हो गया, यहाँ भी स्टेबल हो गया। लेकिन मेटा में पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन, तो इनकी तुलना में ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कहोगे ऑर्थो को आपने ज्यादा स्टेबल कहा, पैरा को कम स्टेबल। रीजन है जो प्लस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करते हैं, जितना नजदीक होगा CH2 पॉजिटिव के, जितना नजदीक होगा प्लस आई ग्रुप उतना ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा दूर है तो स्टेबिलिटी कम। और इसका रीजन तो वही है कि ये डेल्टा नेगेटिव सेंटर था और इसको देने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा। यू मस्ट हैव टू लर्न दीज बेसिक्स कॉन्सेप्ट विच आई एम टेलिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्लस एम और माइनस आई। अब एक साथ कोई एक ग्रुप ऐसा हो सकता है, जब मैंने आपने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था, कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है कि एक तरीके से तो वो प्लस एम प्रभाव दिखा रहे हैं डोनेट करने वाला, और दूसरा इफेक्ट उसका है माइनस आई प्रभाव। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिन्हें प्लस एम भी प्रभाव दिखाते हैं और माइनस आई भी प्रभाव उनका होता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो प्रीडोमिनेट करता है माइनस आई की तुलना में, ठीक है। इंडक्टिव की तुलना में प्लस एम ग्रुप जो होता है वो ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाते हैं। रीजन ये होता है कि माइनस आई जो आई इफेक्ट होता है वो सिग्मा के इलेक्ट्रॉनों की बात करता है, केवल स्लाइटली मूवमेंट होता है, जबकि इसमें परमानेंट मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, परमानेंट डिलोकलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, एक स्लाइट होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो प्लस एम ग्रुप एक्ट ओनली एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस एम ग्रुप जो है वो काम कहां पर करते हैं, केवल अभी बताया था ना, जहां पर पॉजिटिव सेंटर है, कौन से, दो ऑर्थो और एक पैरा पे, मेटा पे ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो OCH3 OR ग्रुप होता है ना, मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप, इनका क्या होता है, दो इफेक्ट होता है, एक तो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं और दूसरा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो एक चीज देखिएगा, प्लस एम और माइनस आई में से प्लस एम प्रीडोमिनेट करता है। इसमें भी हमने ऑर्थो पैरा पे लगा दिया प्लस एम और माइनस आई, ठीक है, और यहां भी हमने लगा दिया प्लस एम और माइनस आई, ऐसे समझ लीजिए। अब मैं आपको पहले बेसिक से बता रही हूँ, यहां पर प्लस एम और माइनस आई है तो प्लस एम ही प्रीडोमिनेट करेगा, यहां भी प्लस एम ही करेगा। अब यहां पर मैंने अभी बोला था कि ये ग्रुप प्लस एम का प्रभाव तो शो करता है, लेकिन प्लस एम का प्रभाव इस पोजीशन पे शो नहीं होता है, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पे शो नहीं होता है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम करेगा, माइनस आई की तरह। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि प्लस एम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है माइनस आई की तुलना में, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माइनस आई। और वैसे भी सोचो कि अगर ये माइनस आई की तरह इफेक्ट शो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच रहा है। एक तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज था, लेस स्टेबल था, और इसमें ऐसा ग्रुप लगा दिया माइनस आई जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे और अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी लिस्ट। अब इन दोनों की बात करें, ये है OCH3 और ऑर्थो पे, और ये है कहां पे, पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा में से अगर हम बात करें तो प्लस एम इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहां अगर बात करें ये CH2 पॉजिटिव के काफी नजदीक है, ठीक है, इसके बहुत नजदीक है, जबकि यहां पर ये जो OCH3 ग्रुप है इस CH2 पॉजिटिव के काफी दूर है। तो ये वाला ग्रुप जो नजदीक है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा तो स्टेबल बन जाएगा। ये थोड़ा दूर है, इस ग्रुप के बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने में समय लगेगा, जिसकी वजह से इसकी तुलना में कम स्टेबल। और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है और वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई के कारण, तो ये लीस्ट स्टेबल। तो नेक्स्ट है, अब ऐसे ग्रुप भी आ सकते हैं जो माइनस एम शो कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला में एम, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ठीक है, दोनों सेम है। माइनस एम इफेक्ट, और वहां पर भी होगा माइनस एम ही इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा ओवर माइनस आई। तो माइनस एम इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो माइनस एम
प्रीडोमिनेट करेगा तो ये स्टेबिलिटी को ज्यादा डिक्रीज करेगा बजाय माइनस आई के। समझिए कॉन्सेप्ट को। माइनस एम होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये अनस्टेबल बनाता है, स्टेबिलिटी को कम करता है। अब माइनस एम और माइनस आई भी स्टेबिलिटी को कम करता है, ठीक है। अब माइनस एम जो है वो ज्यादा पावरफुल है, तो ये स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देगा बजाय आई के। आई थोड़ा सा कम करेगा, तो इस समय आई इफेक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे कह सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये है पुअर सेंटर, ये है पुअर सेंटर और ये है रिच सेंटर। हमें ध्यान रखना है कि इन सेंटरों को खासकर स्टेबल बनाने हैं। प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट लगता है केवल ऑर्थो पे और एक पैरा पे, मेटा पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें ग्रुप जोड़ दिए NO2 NO2 NO2, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो माइनस आई एम प्रीडोमिनेट कर रहा है, ये स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो इसकी तुलना में स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा किसकी होगी, माइनस आई की। तो माइनस आई ग्रुप अगर इफेक्ट ज्यादा दिखा रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा, क्योंकि हमें पता है NO2 प्लस माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट शो करता है, लेकिन जो एम इफेक्ट होता है माइनस एम या प्लस एम वो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। तो मेटा पे इस समय ये माइनस एम का काम नहीं करेगा, तो किसकी तरह काम करेगा, ये करेगा माइनस आई की तरह, क्योंकि माइनस आई बनाता है किसी भी कंपाउंड को ज्यादा स्टेबल माइनस एम की तुलना में, तो ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। ये पैरा है, ये ऑर्थो है। NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में है और यहाँ पर पैरा पोजीशन में है, और माइनस एम या प्लस एम ऑर्थो और मेटा पे लगता है। अब ये CH2 पॉजिटिव पहले से ही अनस्टेबल था, स्टेबिलिटी कम थी। अब इसमें NO2 बहुत नजदीक है इसके, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक। जबकि यहाँ पर पैरा पोजीशन की बात करें तो पैरा पोजीशन में CH2 पॉजिटिव से ये NO2 ग्रुप खींचने वाला ग्रुप बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो इसको इलेक्ट्रॉन खींचने में ज्यादा समय लगेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल, यहाँ पर जल्दी खींच लेगा, तो ये बहुत जल्दी क्या बन जाएगा, मोर पुअर बन जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम। तो समझ में आ गया कंपैरिजन। इसमें माइनस आई इफेक्ट लगता है क्योंकि ये माइनस एम की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे माइनस एम शो नहीं होता, मैंने पहले ही पॉइंट लिखाएगा। यहाँ पर ये माइनस एम का शो करेगा, यहाँ पर माइनस एम शो करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। ये लास्ट हमारा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यही एरोमेटिक कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करते हैं। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आपको दिखा दे रहा है वो है साइक्लोप्रोपीनिल कैटायन। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक बार इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, एक बार यहाँ लेके जाइए इस डायरेक्शन में, ये तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। या फिर इसको हम यहाँ लेके जाएं तो पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, टेल यहाँ पर। ये तो बनाना आता है ना। तो डबल बॉन्ड की अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, तीनों डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो बीचों बीच में आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हाइब्रिड एक प्रकार से इन तीनों को रिप्रेजेंट करने का। तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस भी शो कर रहा है, दिख रहा है ना रेजोनेंस। इसके अलावा इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए पाई बॉन्ड कितना है, एक, तो आप कहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक है। इसके अलावा ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है साइक्लोप्रोपीनिल कैटायन की। तो इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल मैंने बोला था, साइक्लोप्रोपिल कैटायन की सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ से देख लीजिए। यह है साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन, सिंपल भाषा में इसे बोलते हैं ट्रोपिलियम कैटायन। ये इट इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। तो ये है ट्रोपिलियम कैटायन, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसकी तुलना में ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर ये रिंग आपको कहीं पर दिखाई दे रही तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना है, साइक्लोप्रोपिल कैटायन जो होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, अभी मैं बताऊंगी भी रीजन, ठीक है। तो इसमें 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं, तो साइक्लोप्रोपिल के अलावा इसमें 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं। बेंजीन रिंग भी रेजोनेंस शो करेंगी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इस वाले में, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये साइक्लोप्रोपिल कैटायन है, इसमें 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। ये CH3 ग्रुप क्या क्या शो कर रहे हैं, एक तो इसमें प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, डोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ये शो कर रहे हैं। यहाँ क्या था, केवल रेजोनेंस, और यहाँ था प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन, है ना। ये कार्बन पॉजिटिव जो भी सेंटर होगा उसके अल्फा कार्बन पे
एक अल्फा कार्बन पे जुड़े हैं CH3, मतलब 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा होता है इसकी तुलना में, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है वो -m का काम भी करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर लेती है, इसीलिए रीजन है। रेजोनेंस तो शो कर रहा है लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन भी खींच लेती है, जिसकी वजह से पहले से ही पॉजिटिव है, अब 3 बेंजीन रिंग जुड़ गई जो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी तुलना में रेजोनेंस की वजह से इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल है, बट इसकी तुलना में कम स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन जो होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, और जबकि CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है। अब बात करते हैं इसकी, ये सबसे ज्यादा होता है। मैंने अभी बोला था अगर साइक्लोप्रोपिल रिंग जुड़ी है, सब में तीनों में जुड़ी है, लेकिन इसमें जुड़ा था बेंजीन, इसमें जुड़ा था मिथाइल ग्रुप जो कि +I और हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा था, लेकिन यहां जुड़ गया साइक्लोप्रोपिल ग्रुप। ये जो साइक्लोप्रोपिल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने बताया था ये बेंट ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जिसे हम डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा। तो डांसिंग रेजोनेंस, इससे पहले जो मैंने क्लासिकल और नॉन क्लासिकल आयन पे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पोस्ट की थी, तो आपको पता है इसके जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, चलिए मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ। इसके जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो p3 है, मतलब p करेक्टर होता है 75, तो p ऑर्बिटल p करेक्टर बढ़ने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले और यहाँ पर जो बने होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो बाहर की ओर को एनर्जी बढ़ने की वजह से बाहर की ओर को फैलने लगते हैं, और वो आसानी से इसके साथ और यहाँ से यहाँ ओवरलैप कर लेते हैं। तो यहाँ 2 ओवरलैप ये हुए, ये ओवरलैप हुआ और ये ओवरलैप हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इन साइक्लोप्रोपिल कैटायन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक ये नई टाइप का ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए जितने भी कंपाउंड मैंने बताया अभी तक इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसी की होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्राई साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिनिल इसे कहेंगे, साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। तो अब मैं सभी एग्जाम्पल्स को बता दे रही हूँ। ट्रोपिलियम कैटायन 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 6, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये क्या है, एक प्लेन में है और कंप्लीटली सर्कुलरली, आपको पता है कंप्लीटली डिलोकलाइज हो रहे हैं एक रिंग में, तो ये क्या होता है, एरोमेटिक होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका भी एरोमेटिक, इसका भी एरोमेटिक, इसका भी एरोमेटिक, और इसमें एरोमेटिक के साथ साथ ये क्या है, बेंट ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप या डांसिंग रेजोनेंस के कारण साइक्लोप्रोपिल कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसकी तुलना में इनकी थोड़ा कम होगी, यहाँ पर केवल रेजोनेंस है, ठीक है, यहाँ पर केवल रेजोनेंस पाए जाते हैं, और वैसे प्लेनर होना जरूरी है, प्लेनर है, ठीक है। तो 3 बेंजीन रिंग तो रेजोनेंस ज्यादा होगा, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग तो रेजोनेंस कम, और यहाँ पर केवल 1 बेंजीन रिंग तो रेजोनेंस और कम। सॉरी, मैं यहाँ पर एलाइल लिखना भूल गई, तो मैं आपको एलाइल भी बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है, एलाइल। तो ये बेंजीन कार्बोकेटायन के बाद आता है एलाइल कार्बोकेटायन, जो कि होता है क्या, एलाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, एलाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। इससे कम होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3, इससे कम होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये एल्किल वाले आ गए, ये 1 डिग्री, और इसमें कोई भी डिग्री नहीं है, ठीक है। इनमें पाया जाता है +I इफेक्ट, आपको बताया था, और हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। एलाइल में हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, रेजोनेंस भी होता है, और +I ग्रुप भी होता है ना, बताया था आपको। अगर मैं इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री लगा दूं तो एलाइल में भी किसकी ज्यादा होगी, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी कम ज्यादा, 2 डिग्री एलाइल कार्बोकेटायन की कम, और 1 डिग्री की सबसे कम, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल ही होगा बेंजाइल, फिर 2 बेंजीन रिंग, फिर 3 बेंजीन रिंग, और एरोमेटिक वालों की सबसे ज्यादा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। तो डांसिंग रेजोनेंस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत मेहनत की इस टॉपिक पे, इतने ढेर सारी चीजें एक ही वीडियो में बताने के लिए, वीडियो लेंथी भी हो गई, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो प्लीज अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, तो ताकि हम वीडियो बना सकते हैं कंटिन्यूसली। साथ ही साथ मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी
एकदम हिंदी में भी वीडियो आ रही है, तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।